नमस्कार, यूपी सुबह सवेरे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर दौरा लगातार जारी है और उन्होंने कश्मीर में पुलवामा में शहीद जवानों को नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है, नमन किया है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों कश्मीर के दौरे पर है, जहां उन्होंने अधिकारियों से बैठक की है और जो इंस्पेक्टर शहीद हुए थे उनके परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान दरअसल कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं और ऐसे में किस तरीके से इन घटनाओं पर रोक लगाई जाए, इसको लेकर अहम बैठक करते हुए भी अमित शाह नजर आए। और अब पुलवामा के जो शहीद जवान हुए थे उनको नमन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलवामा में शहीद जवानों को शाह ने नमन किया है। तो आपको बता दें कि पुलवामा में आतंकी अटैक हुआ था, जिसमें हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद में अब गृह मंत्री अमित शाह ने नमन करते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली पहुंचे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। बड़ी जानकारी आपको दें, समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश हैं। एनसीबी के गवाह ने रिश्वत का आरोप समीर वानखेड़े पर लगाया है और अब उनके खिलाफ जो जांच है वो शुरू हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एनसीबी के गवाह ने रिश्वत का आरोप लगाया है समीर वानखेड़े पर और अब उन पर जो तमाम आरोप लगे हैं उनकी जांच इस वक्त शुरू हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली पहुंचे इस वक्त एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। दरअसल आपको बता दें कि समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश हैं और अब एनसीबी के गवाह ने रिश्वत का आरोप लगाया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, समीर वानखेड़े इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं और उनके खिलाफ जो आरोप है उसको लेकर अब जांच इस वक्त शुरू हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी, अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट्स है जिस तरीके से समीर वानखेड़े पर आरोप लगे और अब इस पर जांच शुरू हो चुकी है और दिल्ली पहुंचे हैं समीर वानखेड़े? और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ में, उनसे सीधा रुख करते हैं। ब्रजेश जी, एनसीबी के गवाह की तरफ से रिश्वत का आरोप लगाया गया है, रिश्वत लेने का आरोप है समीर वानखेड़े पर और अब इसको लेकर के जांच भी शुरू हो चुकी है। क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े इस वक्त खासी बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से एक गवाह ने आरोप लगाया कि 25 करोड़ रुपए की जो है मांग की गई थी आर्यन को छोड़ने को लेकर के जो है, तो इसके बाद से समीर वानखेड़े और उनकी पूरी टीम के खिलाफ एक जो है विजिलेंस इंक्वायरी सेटअप की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ जहां इंक्वायरी सेटअप की गई है वहीं वानखेड़े आज दिल्ली पहुंचे हैं। तो ये माना जा रहा है कि उसी मामले में एनसीबी के महानिदेशक से जो है मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल समीर वानखेड़े ने इस बात से इनकार किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें जो रंगदारी का आरोप है उसको लेकर के नहीं बुलाया गया है, बल्कि वो दूसरे मामले में आए हैं यहाँ पर जो है। लेकिन इस बात की संभावनाएं प्रबल हैं कि जब वो महानिदेशक से मिलेंगे तो इस पूरे मामले को लेकर के भी बातचीत होगी, इस पूरे मामले को लेकर के भी जो है वो अपनी सफाई दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार तक लटक रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुंबई पुलिस को एक पत्र लिखा और नो अरेस्टिंग की बात कही जो है, तो अपने आप में ये बात क्लियर हो जाती है कि मामला बेहद ही संवेदनशील है और समीर वानखेड़े इस वक्त जो अचानक एक हीरो बनकर के उभरे थे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से एक रंगदारी मामले में वो पूरी तरीके से घिर चुके हैं। एसएन प्रधान जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो है महानिदेशक हैं, उनसे आज मुलाकात कर सकते हैं समीर वानखेड़े। अब देखना ये होगा कि किस रूप में ये मुलाकात होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपों के बीच में समीर वानखेड़े का दिल्ली पहुंचना अपने आप में जो है एक सवाल खड़े करता है कि क्या
समीर वानखेड़े अब इस केस में आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनके ऊपर किस तरीके से जो है एनसीबी आगे कार्रवाई करती है, देखने वाली बात। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए ब्रिजेश। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में सरेंडर कर सकता है किरण गोसावी, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गवाह बनाए जाने के बाद से फरार है गोसावी। तो बड़ी जानकारी तो आपको दे रहे हैं। गोसावी पर करोड़ों की डील का सनसनीखेज आरोप है और लखनऊ में अब सरेंडर कर सकता है किरण गोसावी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता अश्वनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। अश्वनी, किरण गोसावी को लेकर के कहा जा रहा है कि वो लखनऊ में सरेंडर कर सकते हैं, क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, किरण गोस्वामी जो पूरे मामले में 10 गवाह हैं उसमें से एक हैं, जो उसके बाद जब जो प्रभाकर सैल हैं जो इनके ही निजी अंगरक्षक थे, उन्होंने वो भी गवाह हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि जो तमाम आला अधिकारी थे उसमें इस रेड में शामिल थे, उन्होंने 25 करोड़ की डिमांड की थी, जिसको लेकर के तमाम विजिलेंस की जांचें शुरू हो चुकी हैं और किरण गोस्वामी को भी उसमें पूछताछ की जा रही है। निश्चित तौर पर किरण गोस्वामी जो है वो उन्होंने कल मड़ियाव इंस्पेक्टर को एक ऑडियो वायरल हुआ पहले, जिसमें वो मड़ियाव इंस्पेक्टर को फोन करते हैं और कहते हैं कि हम आपके यहाँ जो है आना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर उसके बाद जो इंस्पेक्टर से उन्होंने कहा यहाँ क्यों करना चाहते हैं, तमाम अन्य जगह वहाँ जाइए, क्योंकि जो लखनऊ है या फिर मड़ियाव थाना, वहाँ पर ना तो कोई केस से जुड़ा हुआ कोई केस रजिस्टर्ड मुकदमा रजिस्टर्ड है, ना ही जो माफ़ कीजिएगा किरण है उसका कोई केस यहाँ पर लखनऊ में। निश्चित तौर पर तो ऐसे में जो है समर्पण करना मुश्किल है थोड़ा सा। निश्चित तौर पर तमाम तकनीकी पेच होते हैं। हालांकि जो पूरा पुलिस प्रशासन था उसने पूरे मामले को बड़ा ही गंभीरता से लिया। तमाम आला अधिकारी थे उनको लगाया गया। मड़ियाव थाने के आसपास जो है तमाम जो टीमें हैं उनको एक्टिव किया गया। सीपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। हालांकि एक देर रात एक फोटो भी वायरल हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि जो फोटो में किरण गोस्वामी है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी कोई भी नहीं कर पा रहा है कि वो किरण गोस्वामी ही था कि नहीं था। वो फोटो जो है कमिश्नर जो कैंप कार्यालय उसके पास की। निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि किरण गोस्वामी किस तरह से यहाँ पर सरेंडर करता है और करता है तो किस नियम के तहत करता है। जी अश्विनी, जिस तरह से देखा जाए कि जब से उसको गवाह बनाया गया है तभी से वो लगातार फरार चल रहा है और अभी भी गिरफ्त से वो बाहर है। निश्चित तौर पर एनसीबी लगातार उसको पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन इनसे बावजूद भी वो उपस्थित नहीं हो रहा है। और अगर उसको उपस्थित होना था तो मुंबई में तमाम जगह है जहां पर उपस्थित आसानी से सरेंडर कर सकता था, चाहे वो तमाम थाने थे जहां सरेंडर कर सकता है, लेकिन वहां को न चुन करके उसने लखनऊ को चुना। तो अपने आप में पेचीदा सवाल है कि आखिर लखनऊ में क्यों पेश होना चाहते। तमाम आसपास के जिले थे, तमाम मध्य प्रदेश बीच में पड़ता, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, लेकिन वहां पर भी नहीं, सीधे लखनऊ आकर सरेंडर करा। तो वाकई में सोचने वाली बात होगी, पुलिस के लिए भी चंपच्ची वाली बात है। जी चलिए सुनिए, आप लगातार बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी के साथ इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी को और सीधे रुक कर लेते हैं। लखीमपुर हिंसा में आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करने वाला है। दरअसल लखीमपुर केस में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। मॉनिटरिंग कमेटी ने रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी है और पुलिस ने 26 चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए हैं। तो लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार जो है वो अपनी रिपोर्ट अब सौंपेगी। अब तक पुलिस ने 26 चश्मदीदों के जो बयान हैं उन्हें दर्ज कर लिया गया है और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ सुनवाई करता है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, लखीमपुर हिंसा की अगर बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, जहां पर जो सरकार है वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी और अब तक करीब 26 जो लोग थे उनके रिपोर्ट ली गई है और उनके जो बयान हैं वो दर्ज किए गए हैं।
बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे लखीमपुर मामले का संज्ञान लिया था। जो पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें सरकार को लताड़ भी लगाई थी। सरकार से तमाम सवाल पूछे थे कि अब तक आखिर कौन कौन सी कार्रवाई हुई, किन की गिरफ्तारियां हुई, तमाम लंबे सवाल थे। निश्चित तौर पर अब स्टेटस रिपोर्ट है जो वो सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, जिसमें पूरा अब तक की प्रोग्रेस क्या हुई है पूरे मामले में, किन की गिरफ्तारी हुई है, कौन से लोग आरोपी बनाए गए हैं और किन पर जांच की जा रही है। तमाम चीजों को लेकर के आज सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और वहां पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। निश्चित तौर पर जब पूरे मामला हुआ उसके बाद स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा था। निश्चित तौर पर सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा था और आज एक बार फिर सरकार से सवाल किए जाएंगे कि आखिर अब तक की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट रही है, क्या क्या कार्रवाई की गई, आरोपी कौन बनाए गए, मुख्य आरोपी कौन रहे, इसके अलावा तमाम लंबी लिस्ट होगी। जी ऐश्वर्या, आप लगातार बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो अब देखना होगा कि लखीमपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और काफी अहम ये सुनवाई है। इसी पर हमारे एक और संवाददाता पीयूष तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, मॉनिटरिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट है वो यूपी सरकार को सौंप दी है और अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी और इसी के साथ में 26 चश्मदीदों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए लखीमपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। चूंकि यूपी पुलिस को अब तक कोई कार्रवाई का ब्यौरा कोर्ट को देना है, हफ्ते भर पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच को लेकर यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई गई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस बात पर असंतोष जताया था कि पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर रखने पर जोर क्यों नहीं दिया, उन्हें आसानी से न्यायिक हिरासत में जाने दिया। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के बयान दर्ज न होने के लिए भी एसआईटी को फटकार लगाई थी है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उस पे सभी लोगों की नजर बनी हुई है, क्योंकि लखीमपुर का मामला अभी चला नहीं है और उस पर तमाम लोगों की नजरें बनी हुई है। 3 अक्टूबर को करीब 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एसआईटी ने शनिवार को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसकी खुद पुलिस ने जानकारी दी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत से ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और लगातार वो सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसियों को और कहीं ना कहीं यूपी सरकार को भी कटघरे में खड़ा करती रही है। और यूपी सरकार ने भी समय समय पर स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है, लेकिन सुनवाई लगातार सुप्रीम कोर्ट कर रही है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट कहता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम सुनवाई जो आज होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या कुछ आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाते हैं। तो आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा में आज सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करने वाला है। मॉनिटरिंग कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट है वो इस वक्त यूपी सरकार को सौंप दी और अब ये स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। और इसी बीच जिस उसकी बड़ी खबर की ओर सीधे रुख करते हैं, दिल्ली से बड़ी जानकारी मिली है जहां पर घर में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के सीमापुरी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दे रहे हैं जहां पर ये बड़ा हादसा सामने आया है, जहां दिल्ली में एक घर में आग लग गई थी और इस आग लगने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। 4 लोगों की दम घुटने की वजह से ये मौत हुई है। दिल्ली की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये आग लगी है। हालांकि जो पुलिस है वो वहां पर पहुंच चुकी है और जानकारी ली जा रही है कि आखिर आग किस वजह से लगी। आपको बता दें कि दिल्ली के सीमापुरी इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है, जहाँ पर एक घर में ये भीषण आग लगी और दम घुटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये आग किस वजह से लगी है इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन टीम वहां पहुंची है और लगातार इस बात की जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आग क्यों लगी है, किस कारण ये आग लगी और उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था। वहीं गाजियाबाद के नवनीत विहार में आग लगने से हड़कंप मच गया है और नमकीन की फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पिछले 10 साल से ये फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और मौके पर फायर ब्रिगेड इस वक्त मौजूद है। कई गाड़ियां वहां पर मौजूद है फायर ब्रिगेड की।
तो ये न्यूज़ 1 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गाजियाबाद की ये तस्वीरें जहां पर नमकीन बनाने की जो फैक्ट्री है उसमें ये आग लगी है। आपको बता दें कि कई सालों से ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी और इसमें अचानक ही ये आग लगी है। हालांकि आग किस वजह से लगी है कारण का खुलासा भी नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। तो नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद की ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि ऊपर धुएं का गुबार उठता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। कितनी भीषण आग ये लगी है। दरअसल आपको बता दें कि नमकीन बनाने की एक फैक्ट्री है गाजियाबाद में, वहां पर ये भीषण आग लगी है और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां इस वक्त वहां मौके पर मौजूद है और इसे आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले करीब 10 सालों से ये फैक्ट्री जो है वो अवैध रूप से चल रही थी और अचानक इसमें आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद हैं और इस सबसे पहले इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तेल है तेल। और चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में गोल पार्क के पास एक ट्रक पर हाई वोल्टेज तार गिर गया जिससे ट्रक में आग लग गई। हालांकि चालक ने ट्रक से कूदकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तस्वीरें भी सुख आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुख आप देख रहे हैं। प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक ट्रक पर हाई वोल्टेज तार गिरा जिसके बाद में ट्रक में आग लग गई। हालांकि जो चालक उस वक्त उस ट्रक में बैठा हुआ था वो बड़ी मुश्किल से ट्रक से कूदा और उसने कूदकर अपनी जान बचाई है। न्यूज़ 1 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं इस वक्त की बड़ी जानकारी, आज तमाम कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले वो जनता दरबार लगाएंगे जहां पर लोगों की फरियाद सुनेंगे। इसके बाद में टीम 9 के साथ कोरोना मसले पर अहम बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके बाद में सुबह 11 बजे की अगर बात करें तो यूपी बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। 31 अक्टूबर तक ये सम्मेलन चलाए जाएंगे और इसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है उसको साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। सीधे उनके पास रुक करते हैं। अश्विनी, जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन चलाया जा रहा है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसमें शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, बात करें अगर जो सामाजिक समागम के तहत 23 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक बीजेपी के विशेष कार्य में जिसमें कार्यक्रम चल रहा है जिसमें पिछड़ा वर्ग कार्यक्रम जो है लोग हैं उनका कार्यक्रम आज होना है जिसमें मुख्यमंत्री बतौर अति मुख्य अतिथि सम्मिलित होंगे। निश्चित तौर पर देखा गया है कि भाजपा लगातार जो पिछड़ों को है नॉन यादव वोटर्स उनको पकड़ रही थी। साथ साथ इस बार देखा गया कि यादव वोटर्स थे उसके लिए जो यादव वर्ग का है ओबीसी में उसके लिए विशेष तौर पर अलग से जो सम्मेलन किया था। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है यादव वोटर उसको भाजपा कहीं ना कहीं अपनी ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर उसको लेकर के भी सम्मेलन किया गया। साथ ही साथ अन्य जो जातियां ओबीसी वर्ग में आती हैं उनको लेकर के लगातार जो है सम्मेलन किया जा रहा है जिसमें कोई ना कोई बड़ा नेता भाजपा का शामिल हो रहा है। आज 2 से 3 बार आस मिलाकर तीसरी बार मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम जो और नेता हैं भाजपा के वो शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पर ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है और ओबीसी अगर किसी और जाता है एक साथ तो निश्चित तौर पर उसकी सरकार बनने से कोई नहीं रुक सकता। भाजपा के पास कई अन्य मुद्दे भी हैं, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, जो सवर्ण जातियां हैं वो हमेशा माना जाता है कि कितना भी कट जाए लेकिन 50% जो है वो भाजपा में रहती है। निश्चित तौर पर तो जो भाजपा के पास फिर एक बार उम्मीद है सरकार बनाने की जिसको लेकर के काम किया जा रहा है। जी अश्विनी, अगर आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह से ही बिजी रहने वाले हैं। बिजी उनका पूरे दिन का शेड्यूल है क्योंकि सबसे पहले वो जनता दरबार लगाएंगे जहां पर जो लोग पहुंचते हैं उनकी फरियाद सुनेंगे। उसके बाद में इस सम्मेलन में शामिल होंगे और उसके बाद में भी तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के लगे हुए हैं।
बिल्कुल मुख्यमंत्री लगातार जब भी समय लखनऊ रहते हैं तो जनता दर्शन जरूर लगाते हैं, चाहे गोरखपुर रहे वहां भी लगाते हैं। पिछले दिनों में देखा गया कि लगातार उनके दौरे लगते थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो जनता दरबार था वो नहीं लग पा रहा था। आज फिर एक बार जनता दरबार लगेगा। प्रदेश भर से जो फरियादी आएंगी जिनकी सुनवाई जिलों पर नहीं होती है वो लखनऊ को आते हैं और मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करते हैं, सीधे अपनी परेशानी बताते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री त्वरित उसको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री जिस दौरान नहीं रहते थे उस दौरान किसी न किसी मंत्री की ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन जो भी फरियादी आता है सीधे मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करता है। उसके बाद टीम 9 की बैठक होना जिसमें तमाम फैसले लिए जाते हैं, तमाम चीजों की चर्चा होती है। फिर जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 12:30 बजे वो है लोकसभा आयोग द्वारा जो तमाम जिला पंचायत माफ कीजिएगा अल्पसंख्यक अधिकारी हैं जिला के और साथ ही साथ समाज कल्याण अधिकारी उनके नियुक्त पत्र बांटने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का निश्चित तौर पर आज काफी बिजी शेड्यूल मुख्यमंत्री का रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए अश्विनी। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर की ओर सीधे रुख कर लेते हैं। आज रामलला के दर्शन करेंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हनुमानगढ़ी में संतों के साथ पूजा अर्चना भी करेंगे। आज रामलला का दर्शन करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। उनकी अयोध्या यात्रा का आज दूसरा दिन है। बता दें कि आज अयोध्या दौरे का दूसरा दिन है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, और कल वो अयोध्या पहुंचे थे, जहां पर कल शाम को उन्होंने सरयू की आरती में भी शामिल हुए थे, सरयू की आरती की थी, जिसके बाद में अब आज उनका दूसरा दिन है, उनके दौरे का दूसरा और आखिरी दिन, और आज रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। रामलला के दर्शन करेंगे, साथ ही हनुमानगढ़ी भी जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए उनसे मुलाकात करने के लिए। जब अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे थे तो कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया था, जिसके बाद अब आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन कहीं ना कहीं रामलला के दर्शन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे। आज उनके अयोध्या दौरे का दूसरा दिन है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव वो करेंगे। तो आपको बता दें कि आज रामलला के दर्शन करेंगे अरविंद केजरीवाल। हालांकि चुनाव अब नजदीक है और चुनावों से पहले ही अरविंद केजरीवाल अब सीधे तौर पर चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News 1 इंडिया।